हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की अगली 2 पजल लेके आए हूँ आपके लिए। और आज थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मैंने लास्ट वाले में आपको बताया था कि हम पूरा वेट करते हैं और देखते कहीं कुछ कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती है। आज वाले क्वेश्चन में आपको ऐसी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, तो फिर भी हमें ढूंढना है, ठीक है ना। तो इस केस में आपको जो पॉसिबिलिटी वाले केस बनेंगे वो भी लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर बाद में फाइनल पता लग जाएगा, समझ रहे हो। तो कंफर्म कुछ नहीं मिलेगा अभी कि हम बिल्कुल स्टार्ट कर दें, नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। स्टार्ट करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, इधर से होगा कि इधर से होगा, कौन सा पहले वाला जो पॉइंट होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एफ इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ ई। इस लाइन का क्या मतलब है? एफ जो है इमीडिएट राइट मतलब जस्ट राइट में बैठा हुआ है, किसके? ई के। इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि ई इधर होगा और एफ इधर होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर, और नहीं आ रहा तो बहुत गलत बात है। क्यों? आप मुझे बताओ, ज़रूरी है एफ़ राइट यही होगा? नहीं, पहले क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ो, ठीक है। ये गड़बड़ नहीं करनी, इसलिए मैं आपको सेकंड लाइन से स्टार्ट किया। पहले देखो भाई फेस किधर है। तो ए बी सी डी ई एफ जी 7 पर्सन है टोटल, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, ठीक है। और इन सब का फेस किस साइड में? इस साइड में फेस करके बैठे हुए हैं, यानी ऐसी पोजीशन बना रखी है इन्होंने, इस तरीके से है। तो ये इनका राइट हैंड साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा लेफ़्ट, ठीक है। इधर राइट इधर लेफ़्ट, ओके। अब आ जाते हैं फर्स्ट लाइन पे दोबारा से कि F इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। E का जब फेस उधर की साइड पे तो राइट हैंड यही पड़ेगा, ठीक है। राइट हैंड इधर होगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि F जस्ट राइट में है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि E और F का बंच आएगा एक साथ, दोनों एक साथ आएंगे। और किस तरह से आएंगे? E लेफ्ट में होगा, F राइट में होगा। ये मतलब होता है इमीडिएट राइट का, कि जस्ट बाजू में। और अकेला राइट आ जाता तब क्या करते? तो अकेले राइट का मतलब भाई राइट में कहीं भी हो सकता है, पास में भी हो सकता है, एक छोड़ के भी हो सकता है, 2 छोड़ के भी हो सकता है, 3 छोड़ के हो सकता है। वो मतलब होता है राइट। अगर होता ना कि F इज़ टू द राइट ऑफ E, इसका मतलब ये है कि E को आपने बैठाया और F यहाँ कहीं भी हो सकता है उसके राइट के अंदर, ठीक है। बट उसको भी छोड़ो क्योंकि हमें इमीडिएट राइट गिवन है। तो हमें एक चीज़ पता लगी इससे कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर E इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ G, ठीक है। यानी E जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ G के राइट में फोर्थ पोजीशन पे है E। तो ये कैसा हो रहा है इसको भी समझ लो। इसका मतलब ये है कि भाई G होगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ राइट में E इज़ फोर्थ टू दी राइट ऑफ G के राइट में फोर्थ पोजीशन पे E है, मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे E है। और अभी हमें पता है कि E के इधर कौन बैठा हुआ है? F बैठा हुआ है। तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो गया। अब आप देखो आपने टोटल कितने लोग बैठा दिए? 1 2 3 4 5 6 की पोजीशन तो इस तरह से आपको पता लग रही है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, C इज़ द नेबर ऑफ B एंड D। आप मुझे खुद बताओ, आप अपनी क्लास को ज्यूम करो कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, ठीक है। ये आपका फ्रेंड है, ये B से बिल्लू मान लेते हैं, D से ढिल्लो मान लेते हैं, और C से चेतन हो गया, ठीक है। अगर आप बिल्लू, आप चेतन हो, ठीक है। आप बिल्लू ढिल्लो दोनों के नेबर कैसे हो सकते हो? बताओ मुझे। नेबर का मतलब यहाँ पे जस्ट पड़ोस होता है, बिल्कुल पास वाला, ठीक है। नेबर का मतलब ये नहीं तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे से 2 लाइन छोड़ के कोई बैठा हुआ मेरा नेबर है, नहीं। नेबर मतलब जस्ट पास, क्या तो मेरे लेफ्ट साइड में, या फिर मेरे राइट साइड के अंदर, ये होता है नेबर का मतलब। तो आप 2 लोगों के नेबर कैसे हो सकते हो बताओ? या आप बोले आपका घर है, आपका घर बना हुआ है और बोला कि मेरे 2 नेबर हैं, कैसे? एक मेरा राइट में पड़ता है, एक मेरा लेफ्ट में पड़ता है। समझ में आ रहा है कि आप बीच में बैठे हुए हो, तभी तो आपका नेबर राइट वाला भी होगा, लेफ्ट वाला होगा। अगर आपका घर मान लेते हैं यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है और ये 2 लोग हैं, तो इसको नेबर काउंट नहीं करेंगे इसके टर्म में। इसका नेबर मतलब होता है ये भी नेबर है और ये भी नेबर है, समझ रहे हो। तो C इज़ नेबर ऑफ B एंड D, B और D दोनों का नेबर है। इस बात का मतलब ये निकल के आता है कि C जो है B और D के बीच में बैठा हुआ है। अब समझना इस चीज़ को, B और D के बीच में बैठा हुआ है का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि B साइड में हो इसके लेफ्ट में और D राइट साइड में हो, तो लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है। यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी हैं इसके अंदर कि B इसके लेफ्ट में, D राइट में। D लेफ्ट B राइट भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्म हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें काफ़ी हद तक कुछ पता लग गया है जिसका हम यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है? पर्सन हु इज़ थर्ड टू द, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी स्टार्टिंग ही यहाँ से होगी। समझना कैसे, इसलिए इस लाइन का मतलब समझना कि यहाँ से आपको एक कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मिलेगी। कैसे? थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, तब जाके आपको पता लगेगा कि अच्छा कुछ कंफर्म मिल रहा है। पर्सन, एक पर्सन है, हु इज़
थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ डी, जो डी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे है वो पर्सन इज एट वन ऑफ एंड्स, वो किसी एक एंड पे बैठा हुआ है। यानी जिस पर्सन की ये बात हो रही है, ये पर्सन किसी एक एंड पे बैठा हुआ है। मैंने एग्जांपल लिया, पहले देखो सोचना आपको माइंड में है, मैं आपको करके बता रहा हूँ आपको क्या सोचना है। इसने बोला पर्सन जो कि थर्ड लेफ्ट में है, डी के लेफ्ट में है। क्या मैं इस पर्सन को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है। पर्सन को मैंने यहाँ बैठाया तो थर्ड लेफ्ट में डी के, तो डी यहाँ हुआ तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ बैठ सकता है। यानी इस केस में बोल रहा हूँ डी अगर यहाँ पे है तो ये पर्सन इसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में बैठ सकता है। रुक जाओ, अभी इसने बोला है वन एंड, ये नहीं बोला कौन सा एंड, सिर्फ बोला है ना एट वन ऑफ द एंड्स। लेफ्ट एंड भी हो सकता है, राइट एंड भी हो सकता है। जरा इस पर्सन को यहाँ बैठा के देखते हैं, ठीक है। क्या ये किसी के लेफ्ट में हो सकता है? भाई इसके इधर तो कोई है ही नहीं। जब इसके इधर कोई है ही नहीं तो उसका लेफ्ट कैसे होगा? आपको बोलो क्या लिया बोला हुआ है, पर्सन जो कि थर्ड लेफ्ट में है। इसका मतलब इसके हिसाब से तो डी को यहाँ होना चाहिए था, तभी तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट होता है ये वाला। तब आप खुद सोचो, अगर इस एंड पे आप खुद ही राइट कॉर्नर पे बैठे हुए हो तो क्या आप किसी के लेफ्ट में हो? याद करो, आप ये सीटें बेड लगी हुई है, मान लो मूवी देख रहे हो आप बैठ के ये वाली, ठीक है, और ये आप खुद हो और आप एक्सट्रीम राइट वाले कॉर्नर पे बैठे हुए हो, तो आप किसी के लेफ्ट में हो क्या? नहीं, आप सबके राइट में हो। तो इसका मतलब जो पर्सन है, अगर मैं उसको इस कॉर्नर पे बैठाता हूँ वन एंड पे, इस वाले एंड पे, तो किसी के लेफ्ट में हो ही नहीं सकता। यानी ये वाली पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ बैठा दें। इसका मतलब यहाँ से हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो पर्सन की बात चल रही है, इसको मैं अभी नाम नहीं दिया हुआ कुछ भी, तो मैं सिर्फ बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कोई भी हो सकता है, सिर्फ पर्सन बोला हुआ है। तो ये पर्सन जो है ये थर्ड लेफ्ट में है डी के, तो इसका मतलब डी कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड 1 2 3 बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमें एक चीज़ पता लग रही है कि इस तरीके से बैठ सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हमने सारी सिचुएशन को एनालाइज किया है कि एफ इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ ई, वो बन गया। ई फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ई बिल्कुल फोर्थ राइट में है जी के, वो बना दिया। और इस दोनों कंबाइन कर दिया तो एफ को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? सी इज़ दी नेबर ऑफ बी एंड डी, सी जो है बी और डी दोनों का नेबर है, ये हमने बना दिया। दोनों चांसेस हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और पर्सन जो कि थर्ड लेफ्ट में है डी के, ठीक है, वो वन एंड पे है, तो इस एंड पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस एंड पे तो सबके राइट में होगा, लेफ्ट में नहीं हो सकता है ये, ठीक है। इसका मतलब इस वाले एंड पे होगा। तो यहाँ तक एनालाइज किया है। अब आगे की कहानी चलते हैं, सब कंडीशन को मिक्स करते हुए। हाँ जी, तो अब आगे की कहानी लेके चलते हैं। अब मैंने कहा था पॉसिबिलिटी वाले दोनों केस बनेंगे, और पॉसिबिलिटी वाला केस ये बना, बाकी इन्फॉर्मेशन कंफर्म है लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। अब सुनना, पॉसिबिलिटी कभी भी होती है तो पॉसिबिलिटी वाली चीज़ को भी आपको साथ के साथ लेके चलना पड़ता है, दोनों में से एक बाद में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ तो मुझे कंफर्म पता लगी है कि भाई डी यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई एक पर्सन बैठा हुआ है, कौन है हमें नहीं पता, ठीक है। अब जरा जो बन चुका है कंबाइन, अब इनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमने जो लिखे हैं इन्हीं पे फोकस करना है। अब देखो आप एक चीज़ को, मेरे को पता लगा डी के इधर सी और बी, भाई मैं दोनों केस लेके चल रहा हूँ, कौन सा? फर्स्ट वाला भी लेके चलूँगा, देखते हैं इससे करेक्ट आता है कि नहीं आता है, देख लेंगे, फिर सेकंड वाला लेके चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लिया मैंने डी और उसके इधर लेफ्ट में सी और लेफ्ट में बी, तो डी इसके लेफ्ट में सी और लेफ्ट में बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर मैंने इस केस को ले लिया है, अब बाकी सिचुएशन को फिल करो। हमें पता लगा कि एक जी है, उसके बाद में 3 जगह खाली हैं और फिर ई आएगा, ठीक है। सोचो 3 खाली मतलब कोई और लोग बैठे हुए हैं, खाली तो नहीं होगा, भर जाएगा वो तो, कि जी है फिर 3 लोग होंगे फिर ई और एफ होगा। तो क्या इस डायग्राम के अंदर अगर मैं जी को यहाँ लिख दूँ, सोचो अगर मैं जी को यहाँ लिखता हूँ, आपका मन कर रहा हो सर यहीं क्यों बताया आपने डायरेक्ट, यहाँ भी हो सकता है, चलो यहाँ बताते हैं। अगर मैंने जी को यहाँ लिया तो क्या इसके राइट में ऐसा कुछ बन रहा है? ये सब राइट वाली सिचुएशन है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, नहीं बन रहा। जी को अगर मैं यहाँ ले लूँ तो जी के बाद में मुझे 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से क्या 5 लोग हैं? नहीं है। जी को यहाँ लूँ, क्या 5 लोग हैं? नहीं है, ये जगह तो खाली नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। तो जी को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ एक बार के लिए, फिर बीच में 3 लोग आ गए, अच्छी बात है, 3 लोगों की जगह है, और फिर आएगा नंबर ई और एफ का, ठीक है। और एक पर्सन बच गया, कौन बच गया? देखो ए बच गया, तो ए यहाँ जाएगा, ठीक है।
यानी मेरी जो सिचुएशन गिवन है, ज़रा चेक कर लो फटाफट से, जो हमने बनाया था, डी और ये पर्सन वाली हो गई, ई और एफ एक साथ हैं, बिल्कुल ई और एफ एक साथ है, जी के बाद में 3 जगह छोड़ के फिर ई और एफ है, जी के बाद में 1 2 3 जगह छोड़ के फिर ई और एफ है, और इस पोजीशन पे ए हो गया। यानी ये वाला डायग्राम हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेक्ट बन रहा है। ज़रा इसको और देख लेते हैं कि ये भी बन तो नहीं रहा कहीं, क्योंकि होता है कभी कभी दोनों बन जाते हैं, वो वाला केस भी लेके आऊँगा बाद में, ठीक है। अब सोचो ज़रा, मैंने फर्स्ट वाला केस ले लिया था, सेकंड लेके देखता हूँ कि डी के राइट में सी और फिर राइट में बी, तो डी के राइट में सी और फिर राइट में बी बैठा दिया। अब मुझे बताओ कि आपको जी के बाद में 3 छोड़ के यानी 4th पे ई चाहिए, मैं जी को यहाँ बैठाऊँ, पॉसिबल नहीं है, राइट में 5 लोग कहाँ से लेके आऊँगा, 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है राइट में, ओके, तो जी यहाँ हो सकता है, ओके चलो जी को देखते यहाँ है। तो अगर जी यहाँ पे है तो क्या मुझे 3 और 4 5 लोग मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। जी को अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊँ तो 1 2 3 4 5% तो मिल रहे हैं, पर मेरी सिचुएशन क्या है, जी के बाद में 3 जगह है और फिर चौथे नंबर पे ई है, 4th पे ई है, तो जी के बाद 1 2 3 छोड़ के क्या 4th पे ई आ सकता है? नहीं आ, तो बी बैठा दिया हमने, यानी जी यहाँ भी नहीं हो सकता। क्या जी यहाँ हो सकता है? चेक करते हैं, जी के बाद 1 2 3 पोजीशन पे रखो यहाँ पे, और उसके बाद मुझे ई की रिक्वायरमेंट, क्या ई हो सकता है यहाँ से? बैठेगा ही नहीं। इसका मतलब इस वाले केस पे आपकी जो हमने लेके चला दूसरा वाला, इससे हमारी सिचुएशन बैठ ही नहीं रही है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ये है। अब फटाफट से एक बार लाइन रीड कर लो कि F इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। F जो है E के इमीडिएट राइट में है, बिल्कुल सही है। E इज़ 4th टू द राइट ऑफ G। E जो है G के 4th राइट में है, यस 1 2 3 4th राइट में है। C इज़ द नेबर ऑफ B एंड D। C B और D दोनों का नेबर है। पर्सन, ये वाला पर्सन, हु इज़ 3rd टू लेफ्ट ऑफ D, जो D के 1 2 3 लेफ्ट में है, इज़ एट वन एंड के ऊपर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमने दोनों जो केस बने थे इस चीज़ के, क्योंकि देखो इसमें था C नेबर है, जरूरी नहीं है राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है, ऐसा बताया नहीं था, तो हम दोनों केस लेके चले। फर्स्ट केस से हमारा करेक्ट बैठ गया, सेकंड केस से नहीं बैठा, तो हमारी फाइनल क्या बन के आ गई टेबल, ये वाली टेबल हमारी फाइनल बन के आ गई है। अब जो 4 क्वेश्चन गिवन है इनके आंसर बहुत ईजिली आप दे दोगे। कैसे? व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन बताओ, तो ए यहाँ पे, अब इनको रीड करना स्टार्ट कर दो। बिटवीन ई एंड डी, नहीं भाई, ई और डी के बीच में नहीं है। एक्सट्रीम लेफ्ट, नहीं यार, एक्सट्रीम लेफ्ट थोड़ा ना, एक्सट्रीम लेफ्ट तो ये वाला है। सेंटर पे तो ये बैठा हुआ है, ठीक है। एक्सट्रीम राइट, यस ये एक्सट्रीम राइट में है, तो आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ नेबर ऑफ बी। बी का नेबर कौन है? तो बी का नेबर जी भी है और सी भी है, तो बी का नेबर है जी एंड सी। जरा देखो, सी एंड डी नहीं, जी एंड सी, ये रहा, जी एंड सी इसके नेबर हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये वाला कर लोगे। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान देना बेटा, गड़बड़ नहीं कर देनी है, इस नोट को जरूर पढ़ लेना। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहला पढ़ा हमने, ई इज टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या? नहीं, ये तो इमीडिएट राइट में है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, यानी नॉट ट्रू हो गया, तो यही आ जाएगा। बाकी भी पढ़ेंगे, ठीक है। ए इज़ एट वन ऑफ द एंड, यस ए एक एंड पे है, ये करेक्ट है, ट्रू है। जी इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। जी जो है बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ट्रू है, ठीक है। और लास्ट है एफ इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। एफ जो है डी के सेकंड राइट में है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तीनों करेक्ट हैं, ये नॉट करेक्ट था और वही पूछा हुआ है, नॉट ट्रू बताना है आपको, ठीक है। लास्ट है हु आर टू द लेफ्ट ऑफ सी। समझना इस चीज़ को, एक तो आर वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि मोर देन वन हो सकते हैं। दूसरी बात आपको समझना है, टू द लेफ्ट पूछा है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं पूछा है, तो लेफ्ट में जितने भी हैं सबको लेंगे, ठीक है। तो हु आर टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये हमारा सी हो गया। सी के लेफ्ट में कौन कौन है? सी के लेफ्ट में बी भी है और जी है, ठीक है। इसका मतलब बी एंड जी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। अगर आपसे यही पूछ लेते हैं सी के राइट में कौन है, तो राइट में डी ई एफ ए सब लेंगे। पूछता इमीडिएट लेफ्ट कौन है, तो इमीडिएट लेफ्ट में बी आएगा। इमीडिएट राइट कौन है? इमीडिएट राइट में डी आएगा। तो हमें वर्ड को पकड़ना है इमीडिएट लेफ्ट, जस्ट पास वाला इमीडिएट राइट, ठीक है, इस तरीके से। और एक होता है ओनली लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट और राइट में जितने हैं सारे के सारे कंबाइन कर देंगे। आई होप आपको ये पजल समझ में आई होगी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है, जिसमें आपको श्योरिटी वाली एक भी चीज़ गिवन नहीं थी, लेकिन हमने फाइंड किया पॉसिबल केसेस बना के, ठीक है ना। तो ये करो, फिर नेक्स्ट पजल लेके आता हूँ। अभी मैं पॉज करके नेक्स्ट पजल लिखता हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
ठीक है, इसमें भी आपको एक सिचुएशन है, जैसे कि जब क्यों लेके आया हूँ क्वेश्चन ये वाला, इसमें एक लाइन है वो आपको इंग्लिश ग्रामर चेक कर रही है। ठीक है, अगर आपने उस लाइन को ठीक से नहीं पढ़ा तो आप गड़बड़ कर दोगे। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है कि 5 गर्ल्स आर, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, देखते हैं नॉर्थ में है कि साउथ में है, वो ज़रूरी है हमारे लिए, तभी हम लेफ्ट राइट डिसाइड कर सकते हैं। 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, बेंच पे बैठी हुई है, टू बी फोटोग्राफ्ड। ठीक है, सीमा इज़ टू द लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, मैरी इज़ टू द राइट ऑफ रानी, रीता इज़ बिटवीन रानी एंड मैरी। देखो बेटा, इसको अच्छे से समझना ज़रा फोटोग्राफ वाले सिचुएशन को, कि मान लो ये बेंच है, ठीक है, इस पे 5 लोग बैठे हुए हैं इस तरीके से। क्लियर है? आपने जब फ़ोटो लिया, जब आप फ़ोटो ले लोगे तो आपको फ़ोटो जिस तरह से नज़र आएगी, ठीक है, तो हमें पता होता है फ़ोटो का सिंपल चीज़ है। और जब तक मैंने आपको बताया कि अगर कुछ भी फ़ोटो के अंदर भी मत घुसो आप तो, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो का आपको सिस्टम पता है, जो लेफ्ट में होता है वो राइट में दिखता है, उधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे, अलग अलग चीज़। आप तो एक सिंपल चीज़ मान लो इस चीज़ को, जब तक हमें कुछ भी गिवन नहीं हो तब तक हमारे पास जो बन के आएगा फाइनल सिचुएशन जो बनेगी वो कहाँ देखने वाली चीज़ होगी, वो सब नॉर्थ में देखने वाली होगी। बताया था मैंने, अगर नहीं गिवन हो कहाँ फेस है तो कहाँ देखने वाली होती है, नॉर्थ में देखने वाली होती है। तो आप तो ये मानो कि 5 लोग बैठे हुए हैं, सामने उनका फेस इधर है मेरी तरफ, यानी अभी तो फेस उनका साउथ की तरफ मान लेता हूँ मैं, लेकिन फ़ोटो में मैं तो खींच रहा हूँ, फ़ोटो खींच रहा हूँ भाई, मैं तो मान रहा हूँ उधर ही फेस है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो 5 लोग बैठे हुए हैं, और अगर जब तक हमें कुछ भी गिवन नहीं हो किधर फेस है, तब तक हम फेस कहाँ माना जाएगा उसका, नॉर्थ में फेस माना जाता है। कहाँ माना जाएगा फेस? नॉर्थ में माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 5 लोग बैठे हुए हैं पर इन सबका फेस का है नॉर्थ में। हमें कुछ गिवन नहीं, हम तो नॉर्थ में फेस मानेंगे, भले ही हम उनका पीछे से फ़ोटो ले रहे हो। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये बात हो गई क्लियर? ये बात समझ में आ रही ना कि अपन को फेस कहाँ मानना है? जब तक नहीं गिवन ना, नॉर्थ में मानना है। इसका मतलब ये हो गया राइट हैंड और ये हो गया लेफ्ट हैंड। अब आपको ये नहीं देखना है कि हमें क्या दिख रहा है, वो इधर की तरफ फेस है उधर फेस है, हमें तो मान लिया नॉर्थ में फेस है, उधर ही करो सारे फेस। ठीक है, अब आ जाओ इधर। सीमा इज़ टू द लेफ्ट ऑफ रानी, जो सीमा है वो टू द लेफ्ट ऑफ रानी, वो रानी के लेफ्ट में है, एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, और बिंदु के कहाँ है? राइट में है। सीमा जो है रानी के लेफ्ट में है और बिंदु के राइट में है। समझ रहे इस लाइन को? यानी दोनों, यानी सीमा की ही सिचुएशन आपको 2 तरह से दी हुई है, एक तो लेफ्ट में है रानी के और एक है बिंदु के राइट के अंदर। हाँ जी, अब इसमें कहने में एक छोटा सा ट्विस्ट है इस लाइन से कि सीमा लेफ्ट में है रानी के और बिंदु के राइट में है। कुछ लोग क्या कर देंगे इसको, वो करेंगे भाई देखो सीमा जो है ये रानी के लेफ्ट में है, रानी को यहाँ बैठाया, और बिंदु के राइट में है, बिंदु को यहाँ बैठा दिया। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रानी के लेफ्ट में, इसके राइट में है। भाई इमीडिएट बोला था क्या कहीं पे? हाँ, कहीं बोला इमीडिएट है, तो लेफ्ट का मतलब तो ये भी हो सकता है कि बीच में कोई और बैठा और यहाँ रानी बैठी हो। हाँ, राइट का मतलब तो ये भी हो सकता है कि बिंदु यहाँ बैठी और बीच में कोई बैठा हो। अब भी तो रानी के लेफ्ट में, बिंदु के राइट में है। तो ध्यान देना बेटा, जब तक इमीडिएट वर्ड यूज ना करें तब तक आप एग्जैक्टली नहीं बैठा सकते, भले ही बाद में आ जाए। क्योंकि देखो जो इमीडिएट वाला, इमीडिएट राइट भी होता है, वो आ जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसको नहीं कर सकते। तो रानी के लेफ्ट में और बिंदु के राइट में है, तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक कंफर्म पता नहीं लगी है कहाँ पे है। ठीक है, बीच में कितने लोग हैं, क्या चीज़ है, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर आ सकते हैं कि सीमा टू द लेफ्ट ऑफ रानी, यानी कि रानी जी होंगी यहाँ पे, और उनके लेफ़्ट में क्या होगी? सीमा होगी। उनके लेफ़्ट में क्या होगी? सीमा होगी। ऐसे सीमा को डिनोट कर रहा हूँ, अकेला है एस पे नेम इसलिए, और ये एरो दिखा रहा है कि इसके लेफ़्ट में। एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि सीमा बिंदु के राइट में भी तो है, तो ये है बिंदु और बिंदु के राइट में सीमा। इसके बीच में लोग हों नहीं हो वो बाकी क्वेश्चन डिसाइड करेगा, बट हम अभी अज्यूम करेंगे कि इमीडिएट नहीं है। समझ रहे हो? अब आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई ना कि सीमा लेफ्ट में है रानी के, बिल्कुल लेफ्ट में हो सकता है कोई बीच में 2 लोग बैठे, हो सकता है 3 लोग बैठे, हो सकता है कोई ना बैठा हो, एंड बिंदु के राइट में है, हो सकता है 1 लोग है, 2 लोग हो, 3 लोग हो, कुछ भी हो। आगे चलो। मैरी इज़ टू द राइट ऑफ रानी, रानी के राइट में है मैरी। रानी के राइट में कौन बैठी हुई है? मैरी बैठी हुई है। समझ गए? मैरी इज़ टू दी राइट ऑफ रानी, रानी के राइट में मैरी है। रीता इज़ बिटवीन रानी एंड मैरी। समझ में आ गई बात? देखो रीता को बीच में बैठाया हुआ है, बताया है, तो ये नहीं कि मैरी जो है राइट में है रानी के, तो जस्ट राइट में बैठा दोगे। बीच में कोई लोग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब है देखो, रीता इज़ बिटवीन मैरी एंड रानी।
मैरी और रानी के बीच में रीता बैठी हुई है, तो मैंने रीता को यहाँ बैठा दिया। हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली। क्या इन्फॉर्मेशन देखो, पढ़ के देखो कि जो सीमा है वो रानी के लेफ्ट में है, बिंदु के राइट में है, मैरी जो है रानी के राइट में, और रीता इन दोनों के बीच बैठी हुई है। और हमें टोटल लोग कितने गिवन है देखो जरा ध्यान से, टोटल लोग भी 5 ही गिवन है, और 5 पोजीशन तो हम डिसाइड कर चुके हैं, मैरी, रीता, रानी, सीमा, बिंदु। हो गया क्वेश्चन, ये तो हो गया भाई। क्योंकि देखो एक चीज़ तो हमें कंफर्म यहाँ से पता लगी कि ये तो होगा ही होगा कि रीता इन दोनों के बीच में है और मैरी इसके राइट में है, तो आप बोल सकते हो इस चीज़ को। और बाकी दोनों कहाँ हैं इसके, रानी के लेफ्ट में है, यानी 3 पोजीशन तो ये लोग ऑक्यूपाई करेंगे। और 3 पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली 3 पोजीशन। क्यों, मैरी हो गई यहाँ पे रीता हो गई, यहाँ पे रानी हो गई, 3 लोग तो यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये हो गई रानी, और सीमा रानी के लेफ्ट में और बिंदु के राइट में। 5 ही लोग थे, 5 प्लेस फिल हो चुकी है, समझ रहे हो। लेकिन उससे पहले हम लोगों को बस एरो लगा के समझना है कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन कहाँ बैठा। और जैसे ही फाइनल पता लगा ये 3 लोग एक साथ हैं और सब कुछ उसके लेफ्ट में है, तो 5 लोगों में 2 लोगों को लेफ्ट में रखते हुए 3 पोजीशन ही बचती, ये है 3 है, इनको यहाँ बैठाया, फटाफट से छटाक से इन दोनों को फिल कर दिया। एक बार चेक करना चाहो तो कर लो। सीमा इज़ टू द लेफ्ट ऑफ रानी, बिल्कुल सीमा रानी के लेफ्ट में है। टू द राइट ऑफ बिंदु, बिल्कुल सीमा राइट में है बिंदु के। मैरी टू द राइट ऑफ रानी, बिल्कुल राइट में है। और रीता है बिटवीन रानी एंड मैरी, बिल्कुल सही है हमारा ये, ठीक है। तो इस कंफर्म इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे थे, उससे पहले आप लेफ्ट और राइट का मतलब समझ में हो गए होगा ना। इमीडिएट नहीं होता तब तक हम मानेंगे नहीं उस चीज़ को। हु इज़ सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से सेकेंड पे कौन है, तो भाई ये लेफ्ट हैंड, इससे सेकेंड पे कौन है, सीमा बैठी हुई है, तो आंसर हो जाएगा सीमा। हु इज़ सेकेंड फ्रॉम राइट, राइट से सेकेंड पे कौन है, रीता, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड राइट से। हु इज़ इन मिडिल, बीचों बीच कौन बैठा हुआ है, मिडिल में रानी बैठी हुई है, ठीक है। हु इज़ सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ रीता, रीता के इमीडिएट राइट में कौन है, इमीडिएट राइट बोल लो या राइट बोल लो, इस केस में तो सेम ही है क्योंकि अकेला ही बंदा है। कौन है वो, मैरी, ठीक है। तो आई होप अब देख लो, मतलब अपना जो भी टाइम लगेगा वो पजल को सोल्व करने में लगेगा, इस चीज़ को बनाने में, और प्रैक्टिस के साथ में इसमें भी आपकी स्पीड फास्ट होती जाएगी। मुझे तो आपको सारे केस बताने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर वैसे करने बैठे तो अपना होता है ना कि इंट्यूशन होता है कि भाई ये वाला बन रहा है, फटाफट बना लो उस चीज़ को और चेक कर लो, इसके साथ में हो जाता है, मोस्टली हो जाता है 90% केस के अंदर। किसी 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको दूसरा केस बना के चलना पड़ता है, थोड़ा फंस जाते हो, नाम ही पजल है इस चीज़ का, ठीक है। और उसके बाद देखो इन क्वेश्चन करने में कितना सा टाइम लगा, अगर आपका ये करेक्ट है। इसलिए सारा फोकस आपको इसको बनाने में देना है, तब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ो, पढ़ना भी नहीं चाहिए। पजल वाले क्वेश्चन को तो पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है अगर क्वेश्चन हो। क्यों, इससे ये इन्फॉर्मेशन बनाना जरूरी है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन बनी, एक बार दोबारा कंफर्म कर ली, करेक्ट है, 4 क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 30 से 40 सेकंड भी नहीं लगेंगे, इसको देख के करोगे तो, समझ रहे हो। तो ओवरऑल हमारी जो पजल होगी, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, तो हार्डली 3 मिनट में 4 मिनट में आराम से कर पाओगे आप इस चीज़ को, ठीक है। लिख लेना बेटा इसको पूरा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर।